नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा बरकरार, ग्लोबल रेटिंग में फिर दिखा दबदबा। 68% अप्रूवल के साथ दुनिया के नंबर 1 नेता बने पीएम मोदी। ट्रंप टॉप 10 से भी बाहर। मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच भारत के लिए आई अच्छी खबर। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने की घोषणा, कहा दोस्त देश भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला। तो ट्रंप ने फिर दिया चौंकाने वाला बयान। बंगाल में चुनाव के बीच रामनवमी की धूम। शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर में तो बीएचपी की कोलकाता में भव्य शोभा यात्रा। तो वहीं बीजेपी का चुनावी मैनिफेस्टो तैयार, तीसरी लिस्ट भी आउट। बीजेपी की तैयारी देख बौखलाई सीएम ममता। मुंबई में उद्धव ठाकरे की बैठक में राज्यसभा सीट को लेकर तनाव पर अब हुआ बड़ा खुलासा। संजय राउत पर उद्धव ठाकरे के सामने भड़की प्रियंका चतुर्वेदी। शिवसेना यूबीटी में भारी फूट की खबर। दिल्ली विधानसभा में शीश महल पर मचा घमासान। प्रवेश वर्मा ने पेश की लग्जरी आइटम्स की लिस्ट। प्रवेश वर्मा ने धुरंधर स्टाइल में केजरीवाल को जमकर धोया। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जलवे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वैश्विक स्तर पर सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। अमेरिकी डेटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के ताजा सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी को 68% की शानदार अप्रूवल रेटिंग मिली है। इस जबरदस्त समर्थन के साथ उन्होंने दुनिया भर के दिग्गज नेताओं को काफी पीछे छोड़ दिया है और ग्लोबल लीडर्स की सूची में पहले स्थान पर अपना दबदबा कायम रखा है। लगातार तीसरी बार सत्ता में रहने के बावजूद उनकी ये अप्रूवल रेटिंग उनके मजबूत नेतृत्व और वैश्विक स्तर पर उनकी व्यापक स्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। तो दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सूची के टॉप 10 में भी अपनी जगह नहीं बना सके हैं। ट्रंप को महज 39% की अप्रूवल रेटिंग मिली है, जबकि 55% लोगों ने उनका विरोध किया है। सर, पीएम मोदी का तो जलवा बरकरार है। देखिए, एक कहावत है, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। आजकल बहुत सारी बिल्लियां घूम रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत सारे लोगों को पचती नहीं है, लेकिन हर हिंदुस्तानी के लिए फक्र की बात होनी चाहिए कि आपके पास एक ऐसा लीडर है जो अमंग द कमिटी ऑफ ग्लोबल लीडर्स वो सबसे अग्रणी है। ये हिंदुस्तान के लिए, हर हिंदुस्तानी के लिए फक्र की बात है। आप उनकी नीतियों को क्रिटिसाइज करें, आप पॉलिटिकल अपोनेंट हैं, जो सारी चीजें वो अपनी जगह पे है, लेकिन जब कोई अमेरिका की एजेंसी, बहुत रिस्पेक्टेड एजेंसी, इस तरह की लिस्ट को लेकर के आती है और आपको मालूम चलता है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय लीडर भारत के प्रधानमंत्री है, तो ये गर्व की बात है। और ये तीसरा टर्म चल रहा है। अब आप देखिए, अभी कितने सारे ग्लोबल लीडर्स हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज में। ये शी जिनपिंग को छोड़ दीजिए, आप पुतिन को छोड़ दीजिए, वहां तो सर्वे करने वाले जाते भी नहीं और सही का सर्वे भी नहीं हो सकता। मैक्रोन 17% पे, स्टारमर 24% पे, डोनाल्ड ट्रंप इस सर्वे के मुताबिक 36 पे है ना। ये सर्वे 2 और 3 मार्च को किया गया और कल मैं देख रहा था कि जो वहां पे जो ट्रैकर होता है, पॉपुलैरिटी ट्रैकर, उसके तहत डोनाल्ड ट्रंप 30% से भी नीचे आ गए। कहने का मतलब यह है कि जब इतनी सारी विपदाओं के बीच जब लीडर्स की बात होती है, और ये देखिए, ऐसा नहीं है कि ये कोई मोहल्ले में बैठ करके किसी ने कर दिया या कोई किसी को ये दिक्कत भी हो सकती है, नहीं, इंडिया की मीडिया ने कर दिया, कोई गोदी मीडिया ने कर दिया, ये अमेरिकन एजेंसी कर रही है। तो आप ये समझिए कि हिंदुस्तान की साख कितनी ज़्यादा
ग्लोबल स्तर पे मजबूत बनती है। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। तो उधर मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच में भी भारत का जलवा बरकरार है। दरअसल ईरान की ओर से भारत के लिए अच्छी खबर सामने आई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने कहा है कि दोस्त देशों के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दी गई है, जिसमें भारत का नाम साफ तौर पर शामिल है। ईरान ने साफ ऐलान कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोस्त देशों के लिए खुले हैं और दुश्मन देश और उनके सहयोगियों के लिए बंद है। यह फैसला भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप, जिनके बयान इन दिनों काफी चर्चा में हैं, हर दिन ट्रंप कुछ ना कुछ बयान दे रहे हैं। अब उन्होंने दावा किया है कि ईरान के नेतृत्व ने उन्हें अनौपचारिक रूप से देश का अगला सुप्रीम लीडर बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। साथ ही ट्रंप बार बार युद्ध जीतने का दावा कर रहे हैं, पर ग्राउंड में स्थिति नाजुक बनी हुई है। सर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तो भारत के लिए बहुत अच्छी खबर, लेकिन फिलहाल युद्ध को लेकर क्या है अपडेट? देखिए, आपने ऐसी बात कर दी जिसके ऊपर हंसी आती है कि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि आप जो है हमारे सुप्रीम लीडर बन जाइए। अरे भाई, वो सुप्रीम लीडर रिलीजियस लीडर होता है। कलमा पढ़ लिया क्या डोनाल्ड ट्रंप ने? शिया बन गए क्या? ये बेकार की बातें। और उसके बाद 2 घंटे के बाद फिर उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि बड़े अजीब लोग हैं, युद्ध भी लड़ रहे हैं एंड दे आर बेगिंग फॉर डील। वो भीख भी मांग रहे हैं। और ये जो ईरान देश में जो आर्मी का जो लीडरशिप है और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो दोनों कह रहे कोई बातचीत ही नहीं हो रही है, ये खामखा हवाबाजी किए जा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाह रहे हैं, आगे क्या करेंगे, इसके ऊपर उनके बयानों पे तो भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन शातिर व्यक्ति हैं ये, डील कर रहे हैं, चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं और ग्राउंड ट्रुप्स वो मिडिल ईस्ट में उतार रहे हैं। तो उनके बयानों पे नहीं, बल्कि युद्ध में क्या एग्जैक्टली हो रहा है उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो सारी दुनिया तो उसी में फंसी हुई है और हिंदुस्तान में लोग घेर रहे थे कि भारत की फॉरेन पॉलिसी बेकार हो गई, हम इजराइल के साथ खड़े हो गए। डोनाल्ड ट्रंप जो कहेगा वही प्रधानमंत्री मोदी कहेंगे। यही राहुल गांधी ने कहा था ना कि कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम है। अब देखिए, ईरान ने कहा कि भाई हम दोस्तों के लिए बंदी कर रहे हैं और साफ साफ नाम लेकर के चीन, रूस और हिंदुस्तान का बकायदा नाम लेकर के कहा। मतलब हमारी समस्या तो खत्म हो गई। अब आराम से हमारे शिप्स जो है वो आएंगे, हमें डीजल, पेट्रोल, बकायदा क्रूड ऑयल या फिर गैस की कोई किल्लत नहीं होगी। तो ये होता है जब आपके पास इतना एक ग्लोबल स्तर पे जिसकी साख वाली लीडरशिप अगर हो, तो ये नतीजा निकलता है कि इस महायुद्ध के बीच भी भारत को नुकसान नहीं होता। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बंगाल चुनाव की। चुनाव नजदीक आ रहे हैं और अब बीजेपी चुनावी मैनिफेस्टो लाने की तैयारी में जुट गई है। मैनिफेस्टो 5 अप्रैल को जारी किया जाएगा। इस मैनिफेस्टो का सबसे मुख्य केंद्र बिंदु महिलाएं, बेरोजगार युवा और सरकारी कर्मचारी है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो इस बार बदलाव के नारे के साथ जमीन पर उतरेगी। साथ ही बीजेपी ने 19 उम्मीदवारों की तीसरी सूची भी जारी कर दी है। बीजेपी के इस लिस्ट में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार और हत्या की पीड़िता की मां को टिकट दिया गया है। साथ ही चुनावी मौसम में पड़े रामनवमी के त्योहार पर कोलकाता में रैलियों की बहार देखी गई। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग 3000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर में पहली बार रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली गई। भवानीपुर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में ये शोभा यात्रा निकाली गई। सर, रामनवमी भी बीच में पड़ गई है चुनाव के पहले, लेकिन जिस तरह से भवानीपुर में पहली बार शुभेंदु अधिकारी ने जो शोभा यात्रा निकाली और जो बीजेपी की तैयारी है, ममता बनर्जी कैसे फंस गई हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज एक आज मैसेज दे दिया गया कि आज कर में जिस बिटिया के साथ वो दुर्घटना घटी थी, उसकी मां को टिकट उतार के एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने रख दिया। वो सिर्फ अपने ही कंस्टिट्यूएंसी में नहीं, बल्कि वो हर जगह घूमेंगी तो लोगों को उस विभत्स घटना के बारे में याद आ जाएगा और ये भी याद आ जाएगा कि एक बिटिया को किस तरह से रेप करके मार दिया गया और ममता बनर्जी उसके गुनहगारों को बचाने में जुटी हुई थी।
स्वयं फोन कर रही थी। ये कहानी है। ये बहुत बड़ी घटना और बहुत ही अक्लमंदी से भारतीय जनता पार्टी ने उनकी मां को चुनाव लड़ने के लिए बाकायदा एग्री करवाया। अब दूसरी कहानी, आज रामनवमी है। पिछली बार रामनवमी के दौरान कई सारी खबरें आती थी कि वहां पत्थर चल गया, वहां झगड़ा हो गया, वो रूट रोक दिया गया, वहां पे प्रॉब्लम हो गया। ये खबरें आती थी। इस बार नहीं आई, सब कुछ बड़ा स्मूथली हो गया। ये है फर्क। सेंट्रल फोर्सेस वहां पे मूंगफली खाने के लिए नहीं गए। ये सेंट्रल फोर्स जो लगाया गया है वहां पे, उसकी ये व्यवस्था है। टीएमसी वाले को समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करेंगे, क्योंकि वहां पे मोर्चा सेंट्रल फोर्सेस ने संभाल लिया है। अब तो कई सारे वीडियोस भी उस तरीके के आ रहे हैं कि लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप लोग आ गए यहाँ पे, इलेक्शन तो बाकी है, इस बार छापा चलेगा? वहां कहते छापा मारना, बोगस वोटिंग को कहते छापा। तो वो सीआरपीएफ वाले बोले नहीं, इस बार छापा नहीं चलेगा, रिवॉल्वर गन दिखा करके, इस बार कोई आएगा तो ठोकेंगे। ये इस तरह का माहौल बंगाल में टीएमसी के वो जो गुंडे एलिमेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही खतरनाक है। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी में इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आने लगा है। करीब 10 दिनों के बाद ये जानकारी सामने आई है कि हाल ही में हुए शिवसेना यूवीटी की बैठक में जमकर गहमागहमी हुई। प्रियंका चतुर्वेदी काफी नाराज बताई जा रही है। दरअसल बैठक में उद्धव ठाकरे ने राज्यसभा चुनाव का जिक्र किया, कांग्रेस के दबाव की राजनीति पर भी बातचीत हुई और बैठक के बीच में ही प्रियंका चतुर्वेदी भड़क गई। उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा कि वो विरोध दर्ज कराना चाहते हैं और सवाल उठाया कि संजय राउत ने शरद पवार का नाम क्यों लिया। इस पर उद्धव ठाकरे ने तुरंत संजय राउत का बचाव किया और कहा कि अंतिम फैसला पार्टी प्रमुख के तौर पर वही लेंगे। सर, क्या वाकई में प्रियंका चतुर्वेदी नाराज है कि राज्यसभा नहीं भेजा गया? पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? देखिए, उस मीटिंग की जो डिटेल्स आ रही है, ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे की ये जो शिवसेना है वो सर्कस बन गया है फॉर ओनली वन पर्सन। इस संजय राउत की वजह से उद्धव ठाकरे कहां से कहां पहुंच गए, कहां से कहां पहुंच गए। बस इस संजय राउत को पता नहीं क्या है, संजय राउत में ऐसी कौन सी खुफिया जानकारी लेकर के वो बैठे हुए हैं। मीटिंग में क्या हुआ, सब लोग एक दूसरे से नाराज। सबसे बड़ी नाराजगी वहां के सांसद जितने थे वो उद्धव ठाकरे से नाराज है कि कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा। हम हर चीज कांग्रेस के दबाव में आकर के काम कर रहे हैं, ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा। हम लोग अपने आइडियोलॉजिकल प्लान को छोड़ दिए। उधर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे नाराज इस बात को लेकर के कि पार्टी में कोई गतिविधियां नहीं हो रही। एमपीज ने खुल के कहा आदित्य ठाकरे को, उद्धव ठाकरे को, आप लोग घर में ही बैठे रहिए। मुंबई में लोकल चुनाव हुए, आप कहीं बाहर नहीं निकले, प्रचार के लिए नहीं आए, ये कैसे चलेगा। और सबसे बड़ी चीज, सारे लोग बड़े वोकल होकर के ये सब बातें कर रहे थे। और इसी दौरान प्रियंका हालांकि आप बात को समझिए, प्रियंका चतुर्वेदी बीच मीटिंग से उठ के बाहर गई हैं, बीच मीटिंग को छोड़ के चली गई। उन्होंने कहा कि भाई शरद पवार का नाम संजय राउत ने क्यों लिया, यह हमारी सीट थी, हमें चुनाव लड़ना था, हमने शरद पवार को क्यों दिया, यह कहां फैसला हुआ, कैसे हुआ, और बिना किसी से पूछे हुए। और इसमें आदित्य ठाकरे का भी समर्थन था। तब उद्धव ठाकरे बीच में आकर के बोले, वहां सारे लोग सबसे नाराज, सारे लोग सबसे नाराज कि हम अपनी पार्टी चला रहे हैं, कि हम दूसरों के लिए राजनीति कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि विस्फोटक की स्थिति, कभी भी ये पार्टी टूट सकती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे इतने नाराज हो गए। उन्होंने इस मीटिंग में कह दिया जिसको जाना है वो जाओ, जिसको रहना है रहो। इस नोट पे जाकर के ये मीटिंग
खत्म हो। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। दिल्ली विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास 6 फ्लैग स्टाफ रोड को लेकर आई कैग रिपोर्ट पर चर्चा हुई। इस दौरान दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। प्रवेश वर्मा ने कहा कि शीश महल से जुड़ी रिपोर्ट बताती है कि किस तरह भ्रष्टाचार हुआ। उन्होंने केजरीवाल की तुलना फिल्म धुरंधर के किरदार रहमान डकैत से करते हुए कहा कि उन्होंने राजधानी की जनता को लूटा और ये आवास इस सोच के साथ बनवाया गया कि उन्हें कोई चुनाव नहीं हरा पाएगा, लेकिन दिल्ली की जनता धुरंधर बनकर दिखा दी। प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि इस निर्माण के दौरान पेड़ काटने के लिए भी कोई मंजूरी नहीं ली गई। उन्होंने कहा कि शीश महल पार्ट 2 का निर्माण भी शुरू हो चुका था और उस पर करीब 25 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे, लेकिन सरकार बदलने के कारण काम रुक गया, नहीं तो वो भी बनकर तैयार हो जाता। प्रवेश वर्मा ने तो बिल्कुल धुरंधर स्टाइल में केजरीवाल को धो दिया। केजरीवाल को वो कह रहे रहमान डकैत है, बताइए क्यों कह रहे हैं? पहले तो असेंबली के अंदर बड़ा जबरदस्त नज़ारा देखने को मिला। वो सारी लिस्ट एक बार में, जैसे हम लोग मॉल जाते हैं सामान खरीदते हैं तो सारी लिस्ट एक बार में आ जाती है ना सबका कीमत के साथ, वैसी ही लिस्ट बना करके रखी थी। और वो इतना लंबा, वो करीब 20 फीट का तो होगा ही बिना किसी डाउट के, 20 फीट लंबा लिस्ट, और एक एक को उन्होंने पढ़ा। खैर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अच्छा किया आपने रोक लिया, लेकिन इतना कह देने से वर्मा साहब काम नहीं चलेगा, इस पे काम नहीं चलेगा। जितने सारे आरोप आपने लगाए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कब होगा? शीश महल मुद्दा बना, लेकिन जिस तरीके से आप ही कह रहे हो कि पेड़ काटने के लिए उसने कोई क्लियरेंस नहीं लिया, PWD से उसके ऊपर आपने बकायदा नक्शा भी पास नहीं कराया। सबसे बड़ी चीज कि आप रेनोवेशन के नाम पे पैसे निकाले तो रेनोवेट कौन सा बिल्डिंग हुआ? आपने लुटियन, जो वो बकायदा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की तरह इसको ट्रीट किया जाता है हिंदुस्तान में, दिल्ली के अंदर जो ल्यूटियन जोन है, आप यहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं बना सकते, और जो बदलाव करना है वो परमानेंट स्ट्रक्चर के अंदर ही कर सकते। केजरीवाल ने क्या किया? उसने जो पुरानी बिल्डिंग थी उसको ध्वस्त करके नई बिल्डिंग बनाई है। कार्रवाई कब होगी? सवाल ये है। ये लंबा लंबा भाषण देने से दिल्ली सरकार का काम नहीं चलने वाला। रेखा गुप्ता जी को अब इन सब चीजों के ऊपर जितने भी आपने आरोप लगाए उस पे एक्शन होने की आवश्यकता है। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो अगले इलेक्शन में जनता के पास जब जाओगे तो आपके पास जवाब नहीं मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।